हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार ने आपके इस 2021-22 सत्र की जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है उसका सिलेबस जारी कर दिया और उसमें अब हमें सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में कौन से सब्जेक्ट कट गए हैं और कौन सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट और अर्धवार्षिक के लिए क्या होगा और वार्षिक परीक्षा के लिए क्या होगा। तो करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो देखने से पहले आप एक बार इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, यहां लिखा है कि सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल कक्षा 10, सामाजिक विज्ञान में क्या चीजें हमें पढ़नी है। साफ तौर पे लिखा है कि कोविड-19 यानी कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी 30% कम हो गए हैं। अब हमें पढ़ना, कौन कटा है कौन है पढ़ना, बुक को सामने रखिए, टिक मारते जाइए, हम यही कहेंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना आपको पढ़ना रहेगा मैं ये भी बताने जा रहा हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं, हमें कौन पढ़ना है कौन छोड़ना है। देखिए, अब यहां आप देख रहे हो लिखा है कि उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम 70% का पाठ्यक्रम है। आप देख लो यहां पे, जिसमें इनमें से एक लिखित प्रश्न पत्रों 70 अंक का होगा और 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। 100 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया गया है, आप सबको पता है कि हाई स्कूल में जो 30 नंबर मिलते हैं तो प्रोजेक्ट कार्य के लिए होते हैं और जो 70 नंबर का ही आपका पेपर होता है। देखो, कोई डाउट होगा कमेंट में आप पूछ लेना जरूर। तो 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, 30 नंबर इंटरनल होगा यानी प्रोजेक्ट के तौर पे हमको स्कूल से मिलेगा। अब 70 नंबर कैसे मिलेंगे, तो आप इसमें देखो 4 इकाइयां हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4। इकाई 1 की बात करें तो ये भारत और समकालीन विश्व 2 यानी इतिहास का पोर्शन है और इतिहास के पोर्शन से आपके लिए है 20 अंक निर्धारित। और ये समकालीन भारत यानी जो ये भूगोल का पार्ट है इससे भी आपके 20 अंक निर्धारित हैं। अगर हम बात करें लोकतांत्रिक राजनीति 2 नागरिक शास्त्र की तो इससे भी आपको 15 ठीक है अंक निर्धारित हैं। आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र तो 15 अंक, ये होते हैं 70। और जो इतिहास भूगोल का आप ये देख रहे हो ये 5+5 आपके मैप में भी है, ये इसमें से यानी 15 वो भी है, 5 मैप के लिए है, ठीक है, तो 20 हुआ है। तो इस तरह से 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य अगर हम ले लें टोटल हमारे 100 मार्क्स होते हैं। तो अब आपको बेस्ट करके आगे बढ़ना है, कैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में हम बेस्ट लाएंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि हमको कितना पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट अर्धवार्षिक तक तैयार कर लेने हैं और वार्षिक में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। अब देखिए, इतिहास के हैं चैप्टर, यहां पे हम देख रहे हैं कि इतिहास का इकाई खंड 1 तो घटनाएं और प्रक्रियाएं में सबसे पहला लेसन हमारा इतिहास का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, कहां से फैला, उनमें कौन कौन सी टॉपिक। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मेजनी का विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की विशेषताएं क्या रही। और इस चैप्टर को, पहले चैप्टर को और यानी खंड 1 में 2 चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद,
यानी भारत में प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ उसका क्या असर पड़ा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग और अन्य आंदोलनों और विचारधाराओं का क्या प्रभाव, यानी गांधी जी के लौटने के बाद भारत में क्या क्या क्रांतियां हुई। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, असामूहिक अपनत्व की भावना। ये भारत में राष्ट्रवाद की टॉपिकें हैं, यानी ये पहला लेसन और ये दूसरा लेसन। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको इन्हीं दो लेसन को तैयार भी करना है। ठीक है, क्या, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। देखो आपकी क्लास जो है अब स्टार्ट होने वाली एसएसटी की, जो मैं ही पढ़ाऊंगा। और आप क्लास 10th के यदि स्टूडेंट हैं तो एक बात और गौर कर लो कि आपकी मैं अनअकैडमिक पे भी आप अनअकैडमिक ऐप डाउनलोड कर लो और आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात 9 बजे आपकी क्लास 10th की एसएसटी की क्लास अनअकैडमिक पे फ्री लाइव क्लास में प्रेजेंट करना हूं। अभी इसकी देखिए हम आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। खंड 2 में, खंड 1 हो गया, ये खंड 2 है। देखिए हमको तो वार्षिक में तो पूरा पढ़ना है, लेकिन अर्धवार्षिक में हमको कितना पढ़ना है बात यहां पे है। ठीक है, अब अर्धवार्षिक तक तो 2 हमने बता दिया, एक चैप्टर और वार्षिक में बढ़ेगा आपका क्या, तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पूर्व आधुनिक विश्व कैसा था। 19वीं शताब्दी यानी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था और उपनिवेशवाद के बारे में, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था और आर्थिक महामंदी के बारे में, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत, जहां से आपको मिलते हैं 6 अंक, 9, 6, 15 हुए। अब हमने बताया आपको शुरू में 5 अंक क्या होते हैं, मानचित्र कार्य के लिए होते हैं। मानचित्र कार्य में क्या, आपको अध्याय 3 का, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद से को दर्शाना और नामांकन और पहचान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहां कहां हुए थे, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, इनको चिन्हित करना। ये आपको मैप में, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस लाइव क्लास में। ठीक है, और जो यहां पे आप YouTube पे भी देखोगे, यहां पर तो मिलेगा, लेकिन आप लाइव क्लास में डायरेक्ट अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हो। मैंने बता दिया सोमवार, बुधवार, और कोर्स परचेज कर लेते हो तो आपको फ्री के साथ लाइव प्लस क्लास में प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मंगलवार, बृहस्पति और शनिवार को भी आपको क्या होगा 5:15 पे आपको पूरे कोर्स, क्योंकि फ्री क्लास में आपको 30% ही पढ़ाया मिलेगा, इसलिए आप एकदम तय। दोस्तों अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी के स्पेशल प्राइस वीक में यूपी बोर्ड के सभी कोर्सेज पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच और क्लास 10 के लिए ऊर्जा बैच, और साथ में क्लास 11 के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है और 12th के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, तुरंत जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आप हर हफ्ते टेस्ट देकर देख सकते हो कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कितना प्रिपरेशन करना आपको बाकी है। तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी बैचेस का लिंक दिया है, जिस भी क्लास में उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके फीस से और डिस्काउंट आपको मिले, तो आप शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके टोटल फीस से देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तैयार हो जाओ इसके लिए। मैप में फिर क्या होगा, मैप में फिर आपका इससे भी आपको दर्शाने के लिए आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, चंपारण, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। ये इतिहास से पढ़ने हैं, इतने चैप्टर इतिहास से पढ़ने और इतने ही मैप में हमको दर्शाने हैं।
ठीक है, आपको मैप नहीं आता, मैप फिल करना हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अब भूगोल की तरफ, ठीक है। भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, देखिए हमको समकालीन भारत भूगोल से क्या चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर इकाई 1 से हमें पढ़ना है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास में भी क्या पढ़ना है, जहां से हमको मिल रहे हैं 9 अंक, इनको संसाधन एवं विकास को पढ़ के, ठीक है, वन एवं वन्य जीव को पढ़ के और जल संसाधन को पढ़ के हमको मिलना है 9 अंक, इन 3 चैप्टर को पढ़ के। जिसमें पहला चैप्टर आपका संसाधन एवं विकास जो है कह रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार और भूमि उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण यानी मृदा अपरदन, संरक्षण के उपाय, ठीक है, मृदा संरक्षण के उपाय, मिट्टियों के बारे में, संसाधनों की आवश्यकता, संसाधन उपलब्ध कहां से, इनके बारे में पढ़ना है। अगर वन एवं वन्य जीव संसाधन में देखें तो हमें वनस्पति जगत और प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण कहां कहां है, कौन से पार्क हैं जीवों के लिए संरक्षित किए गए हैं, कहां पे वनों के लिए संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, और समुदाय और वन संरक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम आते हैं जल संसाधन की तरफ। तो जल संसाधन में अगर हम देखें तो संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन, एक केस स्टडी के साथ, ठीक है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाती है, ये तीनों चैप्टर पढ़ने, लेकिन जो प्रश्न होंगे आपके संसाधन एवं विकास से पेपर में आएंगे। जल संसाधन और वन संसाधन से आपको इसलिए पढ़ना है कि मैप में भरने के लिए इनसे आएंगे, मैप भरने के लिए आएगा, ठीक है। लिखा है कि वन जीव संसाधन, जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न यहां पे आएंगे। लेकिन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप तैयार रखोगे इन तीनों चैप्टर को संसाधन के। हम इकाई 2 में आते हैं, इसके जहां से हमको मिलने 6 अंक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लिखा है अगला जल संसाधन के बाद, देखिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिजों के प्रकार पढ़ने हैं उसमें हमें, और ये मानचित्र पर वितरण जो है मानचित्र पर बस होना चाहिए। खनिज, कौन सी खनिज कहां मिलता है, कहां कहां पे वितरित है, ये बस मानचित्र पे होगा। लेकिन खनिजों का उपयोग हमें, और उसका आर्थिक महत्व क्या है, संरक्षण कैसे होता है, ऊर्जा संसाधन के प्रकार क्या हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, और उपयोग एवं संरक्षण, इतना हमें खनिज संरक्षण में टॉपिक ध्यान देनी है। तो एक एक टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे, पूरी कहानी एकदम आपको विधिवत समझाने के बाद एक भी प्लेस आप भूल नहीं पाओगे, बस यकीन मानना। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार और पर्यटन, 5 अंक इससे आएगा। और मानचित्र का उस 6 अंक का था, और मानचित्र कार्य 5 अंक का, जिसमें क्या संसाधन और विकास के चैप्टर से मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, कौन सी मिट्टी किस स्थान पे पाई जाती है, जल संसाधन को दर्शाना, उनका नामांकन करना, बांधों में सलाल, भाखड़ा नागल, टेहरी बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, सरदार सरोवर कहाँ है, हीराकुंड बांध कहाँ है, ये सब चिन्हित हमें करना है। भारत के नक्शे में हम देखकर अपनी प्रैक्टिस कर जाएंगे। और साथ ही इन सरोवरों के बाद हमको यह भी देखना है कि ये लोग भी कहां पर हैं, कौन से, देखिए नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदियों के साथ। कृषि में खेती कहां कहां पे होती है,
अब चावल एवं गेहूं के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, मुख्य उत्पादक राज्य गन्ना के, चाय के, कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है? रबड़, कपास और जूट। ये कहां सबसे ज्यादा होते हैं, हमको इसे भी चिन्हित करना है। तीसरी इकाई की हम बात करेंगे जो है नागरिक शास्त्र से आपका। तो नागरिक शास्त्र में अब हमको क्या क्या रह गया पढ़ने, कौन सी टॉपिक होने वाली है इंपॉर्टेंट, ये हम जानेंगे। देखिए अब यहां लिखा है कि अध्याय 1 और 2, यानी कि जो पहला अध्याय वो सत्ता की साझेदारी है, दूसरा अध्याय हमारा संघवाद है, जो तीसरा अध्याय देख रहे हो लोकतंत्र और विविधता। ये 3 चैप्टर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में तैयार कर लेने हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है यानी पूरा कंप्लीट चैप्टर जो होगा वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। लेकिन ये 3 चैप्टर सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता हमें अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर। देखो एसएसटी हर चैप्टर में इंटरेस्ट लेते हम एसएसटी को भूलने लगते हैं, और एसएसटी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितना पढ़ोगे आगे चलकर आपको कामयाबी की सिला रखे, क्योंकि आगे के कंपटीशन में आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र चाहिए, क्योंकि हम तो साइंस ले लेते हैं तो ये चीजें भूलने लगती है। तो कम से कम क्लास 10 तक तो हम अपने आप को पूरा मजबूत कर लें कि अगर हम 2 साल हम साइंस पढ़ने में लगाते, जब 12वीं बाद हम आगे निकले तो जब ये चीजें हमको तैयारी में मिले तो हमारा माइंड थोड़ा वर्क करने लगे। एकदम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीरियसली इसको लीजिए एकदम, ठीक है। तो लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे कैसे शक्ति का संघीय विभाजन हुआ है, राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, और किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है। अब आते हैं यहां पे जो अध्याय इकाई 2 यानी अध्याय 5, अध्याय 4 आपका क्या है, कट गया है, सिलेबस से कट गया है, वो नहीं पढ़ना है उसको। तो लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जिसमें हमें पढ़ने हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसलों के बारे में, जहां पे हमें जाति की राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या असर पड़ता है ये पढ़ना है। सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, लैंगिक भिन्नता भेद से राजनीति को प्रभावित कैसे और किस प्रकार किया गया है, ये सब टॉपिक आपको बहुत गहराई से समझाई जाएगी, जिससे आपको अध्याय 5 से 7 अंक और ऊपर इन 3 से 8 अंक मिलने वाले हैं। चलिए हम आते हैं इसके प्रोजेक्ट कार्य के बारे में। जो ऊपर के अध्याय उनसे प्रोजेक्ट कार्य याद रहे कि जो ऊपर के लेसन थे प्रोजेक्ट कार्य उनसे भी बनेंगे, ठीक है, उनसे ही प्रोजेक्ट कार्य बनेंगे, इसलिए प्रश्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट, यानी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आकलित किया जा सकता है, या कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, ठीक है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, क्या लोकतंत्र लोगों की विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है, या भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब बात आ रही लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां क्या हैं, हमें लोकतंत्र में किन किन चुनौतियों का सामना करना, क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या, ये टॉपिक देख रही है। इसमें लोकतंत्र को कैसे सुधारा और मजबूत बनाया जा सकता है, ये टॉपिक, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक साधारण नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है, नागरिक शास्त्र पढ़े और नागरिकता की बात ना हो, ये कैसे संभव है, तो हम इसे जानना है।
अब हम आते हैं आपके अर्थशास्त्र की तरफ कि अब चौथी इकाई अर्थशास्त्र में हमको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी जो पढ़ने हैं और जो हम नहीं बोल रहे हैं उसको कट कर दीजिए, कट यानी कि नहीं पढ़ना है चैप्टर। अब देखिए, आर्थिक विकास की समझ में अर्थशास्त्र यानी कि पहला चैप्टर विकास, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। ये दो चैप्टर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए एकदम फिक्स कर दिए गए हैं। अब बाकी कंप्लीट पढ़ के तो आपको बोर्ड एग्जाम देना ही है। अब विकास की पारस्परिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में, आय और अन्य लक्ष्य के बारे में, हमारी एवरेज इनकम क्या है, आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता के बारे में हम पढ़ेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार का सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, उसमें कैसे संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूरों के संरक्षण के हम क्या उपाय अपना सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। अब हम इकाई 2 जो आपको ये शामिल हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं, विश्वव्यापी प्रभाव। ठीक है, तो विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना, वैश्वीकरण क्या है, कारक विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है, उसका प्रभाव क्या है, और न्याय संगत वैश्वीकरण क्या होता है, इन सब टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे। तो ये चैप्टर हमको क्या है पढ़ने हैं, किसमें आपके। अब जो ये लास्ट आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक बन रही है, उपभोक्ता अधिकार, जो आपकी इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। तो चलिए इनके बारे में हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो उपभोक्ता अधिकार जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको आएगा क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार से याद रहे। ठीक है, अब उपभोक्ता अधिकार में हमें क्या पढ़ना होगा, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, 1 या 2 साधारण केस अध्ययन, और उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या है, उपभोक्ताओं की जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ताओं को कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका होती है, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका होती है। अब प्रोजेक्ट कार्य में आप देख रहे हैं हमें शिक्षार्थी भारत के अलग अलग क्षेत्रों के वेशभूषा, विशिष्ट ग्रामीण भवनों के छायाचित्र कर सकते हैं, यह परीक्षण कर सकते हैं क्या उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियां और भू आकृति के कोई संबंध प्रदर्शित करता है, यह आपके प्रोजेक्ट कार्य में होगा। साथ ही आपके शिक्षार्थी जो है पिछले दशक में खेती की पद्धति में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से खेती में नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई, गांव में प्रचलित जो सिंचाई का माध्यम है उसके बारे में हमको प्रोजेक्ट कार्य में लिखना होगा। तो हम टॉपिक को जितना बेस्ट लिखेंगे उतना ही बेस्ट मार्किंग हमको मिलेगा, ये बात याद रहे। प्रोजेक्ट जो 30 नंबर है आप पूरा लेके, ताकि 30 नंबर मिलने का मतलब ही समझ लो आपके 30% मिलना है पूरे सब्जेक्ट मिला के, बहुत मायने रखता है। फिर तो आपको 90 प्लस जाने के लिए 50% और तैयार करने होंगे, 40% अब तो बहुत कम हो जाएगा, 50% तैयार करोगे और उसको बना लो कम से कम मेहनत करके 60% और 90 पहुंचो, 60 30 90 पहुंच जाओ, उसको पहले शुरुआत तो करो। अब क्षेत्रों में जल प्रदूषण, वनों का क्षरण तथा ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। अब प्रोजेक्ट कार्य में हमको यह भी ध्यान देना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को क्या करना है, आपदा प्रबंधन, लोकप्रिय संघर्ष आंदोलन, इन सब बारे में भी चर्चाएं कर लेनी है। अब ये अंक कैसे निर्धारित है प्रोजेक्ट कार्य के, इसको भी देख लीजिए। आपको विषय वस्तु की मौलिकता तथा उसकी शुद्धता पे 1 अंक दिए जाएंगे। जितना आप साफ साफ लिखे हो, ठीक है, उस पे 1 अंक मिलेगा। प्रस्तुतिकरण तथा रचनात्मकता, आपके जो शुरुआत है
कितना प्रभावी शुरुआत है आपकी टॉपिक की, उस पर 1 अंक निर्धारित है। आपके प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने की प्रक्रिया भी शामिल होगी उसमें। अब विषय वस्तु देखिए, यहां पे पहल करना, सहयोगिता, सहभागिता तथा समयबद्धता, कितने कम समय में कितने अच्छे सहयोग के साथ आपने उस प्रोजेक्ट को तैयार किया, उस पे 1 नंबर। अब विषय वस्तु के आत्मसात करने के लिए मौखिक अवस्था लिखित परीक्षा, इस पे 2 अंक, यानी कुल टोटल आपके ये जो कितने होते हैं 5 अंक, कितने 5 अंक होते हैं। अब ये 5 अंक क्या होंगे, 5-5 करके 3 बार त्रैमासिक टेस्टों में जुड़ेंगे। 3-3 महीने पे आपका ये प्रोजेक्ट कार्य देखा जाएगा, जो 15 अंक के निर्धारित हो जाएंगे आपके तीनों। अब प्रत्येक 5 अंक के प्रोजेक्ट पर 5 अंक मिलेंगे, वो 15 अंक हो जाएंगे तीनों परीक्षा के। 5 अंक तो ऐसे इन शुद्धताओं को देखते हुए 5 अंक प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो 10 अंक हो गए, 3-3 मासिक परीक्षा होगी, 10-10-10 30 हो गए। तो ये 30 अंक अब आपको 30% जब मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट में, तो आप 60% की तैयारी करो ना। उसके लिए हम आ गए अब आपको तैयारी कराने, इंग्लिश के साथ साथ आपको सामाजिक विज्ञान भी। मेरे होनहार विद्यार्थियों, यकीन करते हैं कि आज की ये पूरी टॉपिक जो मैंने समझाया, कैसे परीक्षा देना है, कौन टॉपिक पढ़नी है, ये सब कुछ आपके समझ में आ गया है। तो अब इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। गुड लक।